इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। स्वागत है आपका एक बार फिर से और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और आपको सीधे लिए चल रहे हैं लखनऊ, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। सरकार ने अपने लोगों को लाभ दे करके पूरा अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है। बंगाल के हुगली में सर एक मामला आया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और कई वहां के बड़े नेता वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो ईवीएम है उससे टेप चिपका दिया गया है, उसको नहीं डालने के लिए। मेरी जानकारी भी नहीं है। ये तो कई बार वो क्यूफिक्स भी डाल देते हैं। सुनने में आ रहा है कि चुपचाप क्यूफिक्स लेते हैं और चिपका देते हैं जाके बटन। हाँ, तो कोई बड़ी बात नहीं। ये बीजेपी के, मैंने आपसे क्या कहा, आधार फर्जी मिल रहे थे। द बेस्ट इलेक्शन जो सिस्टम है, देखिए बेस्ट इलेक्शन का सिस्टम जो दुनिया अपना रही है, मान लीजिए भाई अमेरिका में दोनों सिस्टम है, यूरोपियन कंट्रीज क्या अपना रही हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो क्या अपना रही हैं, इंग्लैंड जिससे बहुत सी चीजें इवॉल्व हुई हैं, डेमोक्रेसी की बहुत सी पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने एडॉप्ट किया है। वहां क्या है, बैलेट है। सोचिए जर्मनी में क्या है, बैलेट है। और जर्मनी की बात हम इसलिए कहते हैं, जितने पत्रकार साथी हैं सबका सपना है कि मर्सिडीज गाड़ी होनी चाहिए आपके पास। देखिए कितनी आवाज आ रही है भाई, यही सपना है ना आपका? नहीं, सेकेंड हैंड नहीं, अगर आप अच्छा काम करोगे तो फर्स्ट हैंड। तो सोचिए सबसे प्रेस्टिजियस कार बनाती है वो, हम किसी पक्ष में नहीं है। जापान देख लीजिए आप, कहां है अर्थव्यवस्था में। उन दोनों देशों में, जापान में और जर्मनी में, बैलेट से वोट पड़ता है, बैलेट से। सोचिए आप, और बैलेट से वोट पड़ने का आराम यह भी कि पूरा गुस्सा निकल जाता है जब ठप्पा मारते हैं। तब उंगली दबाने से गुस्सा नहीं निकल रहा पूरा। अखिलेश जी, गोरखपुर के सांसद है रवि किशन, बंगाल में जाकर कह रहे हैं कि यूपी बिहार के हर घर से गुंडा निकल रहे हैं। हर घर से, हर घर में गुंडे हैं और हमें डरने की जरूरत नहीं, हम यूपी से आए हैं। बंगाल में जाकर नहीं, वो तो कह सकते हैं गोरखपुर में ही गोरख धंधा चलता है, वहीं कोई है जिन्होंने अपना सबसे ज्यादा मुकदमा वापस लिया। तो क्या यूपी बिहार के लोगों का वो सम्मान कर रहे हैं कि अपमान कर रहे हैं गुंडा बोल के? अरे वो योगी जी के पास रहते हैं ना, तो उन्हें वही याद आता है। आने वाले समय में इनको हरा करके बैलेट व्यवस्था लागू हो, उस दिशा में काम करेंगे। क्या चाहते हो तुम, ये बताओ। तुम्हें क्या क्या राज चाहिए बताओ, हैं? ऐसा नेताजी ने समाजवादी सरकार में, और बहुत सारे हमारे साथी जानते होंगे, जांचें फ्री हुई थी समाजवादी सरकार में, दवाइयां फ्री थी, गरीब को गंभीर बीमारी में पूरा का पूरा पैसा मिलता था, फ्री इलाज होता था। आज भी लोहिया अस्पताल में और सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में बड़े पैमाने पे चीजें फ्री हैं, जांच से लेकर के दवाई सब कुछ फ्री है।
भविष्य में हम लोग आपको भरोसा दिलाते हैं, स्टेप बाय स्टेप, और जो व्यवस्था समाजवादी सरकार में थी, फ्री दवाई, फ्री इलाज गरीब को दिलाएंगे। कोई भी अस्पताल में आए उसका कार्ड नहीं देखा जाएगा, उसको सीधा फ्री इलाज देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। और इधर सुनने में आया है कि बड़े पैमाने पर कैंसर की बीमारी बढ़ी है। इन्होंने नाम बदल दिया कैंसर इंस्टीट्यूट का, आप सब हम लोग जानते हैं। इन्होंने नाम बदल दिया कैंसर इंस्टीट्यूट, जो हम लोगों ने बनाया था रिसर्च के इंस्टीट्यूट था, वो रिसर्च का इंस्टीट्यूट था। रिसर्च होती और कैंसर का इलाज भी होता और फ्री इलाज होता, उसको। और चलिए बंगाल का रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल की 142 सीटों पर दूसरे और आखिरी दौर का मतदान चल रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान और भयंकर ढंग से वहां पर मतदान हो रहा है, काफी उत्साह के साथ। 1 बजे तक का जो आंकड़ा आया है, यानी कि पहले 6 घंटे में 61.11% मतदान हुआ है। तो इस 2 घंटे में 20% से ज्यादा का मतदान हुआ है, यानी 61.11% मतदान 1 बजे तक हुआ है। दूसरे दौर में भी बम्पर मतदान लगातार जारी है। 6 घंटे में पश्चिम बंगाल में 61.11% मतदान हुआ था। पहला 2 घंटा जो था वो 18.5% के आसपास था। दूसरा जो 2 घंटा आया, यानी कि पहले जो 4 घंटे का था उसमें 40% मतदान हुआ, और अब इस 2 घंटे में 21.11% की बढ़ोतरी हुई है, और अब 6 घंटे में 61.11% मतदान हुआ है। माना यह जा रहा है कि पहले दौर का जो मतदान था उसी तरह से इस दौर में भी मतदान होगा। और लगातार अपील भी की जा रही है कि अभी भी जो लोग बचे हुए हैं वो अपने घरों से निकलें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी दें। 142 सीटों पर जहां मतदान हो रहा है, अगर वहां के आप वोटर हैं तो आप अपना परिचय पत्र लेकर, पहचान पत्र लेकर संबंधित मतदान केंद्र पर जाइए और आप अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। तो पश्चिम बंगाल में दूसरे दौर में भी मतदान चल रहा है। 142 सीटों पर यह मतदान हो रहा है। 7 जिलों की 142 सीटें हैं और 1448 उम्मीदवार यहां पर चुनाव मैदान में इस दौर में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कुल 3 करोड़ 21 लाख मतदाता हैं जो इस बार के मतदान 142 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है उसमें मतदाता हैं, जिनमें से 1,64,35,627 पुरुष मतदाता हैं, 1,57,37,418 महिला मतदाता हैं और 792 थर्ड जेंडर के मतदाता हैं। इसके साथ ही 4,12,668 ऐसे मतदाता हैं जो 18-19 साल के हैं, यानी कि वो अब पहली बार मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। और ये उत्साह पश्चिम बंगाल की इन 142 सीटों पर देखने को मिल रहा है। और इस दौर में कई ऐसी सीटें हैं जो कि हाई प्रोफाइल सीटें हैं और उन हाई प्रोफाइल सीटों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। पहले चरण में भयंकर रिकॉर्ड मतदान हुआ था और इस दौर में जो 7 जिले हैं उनमें से दक्षिण 24 परगना का भांगड़ विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर सबसे ज्यादा उम्मीदवार हैं। 19 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और हुगली जिले के गोघाट विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम उम्मीदवार हैं, 5 उम्मीदवार, और वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, जो अभी डेटा आया है, आंकड़ा आया है चुनाव आयोग की तरफ से। 1 बजे तक का ये वोटिंग परसेंटेज आया है, 61.11% मतदान हुआ है। इसी दौर में पश्चिम बंगाल में जो दूसरे दौर का मतदान हो रहा है उसमें कोलकाता की 11 सीटों पर भी मतदान हो रहा है, जिसमें से एक भवानीपुर भी है, जहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उम्मीदवार हैं और उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी चुनाव मैदान में हैं। और अभी कुछ देर पहले ये खबर भी आई थी कि शुभेंदु अधिकारी पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने घेराव किया और उसके बाद अब वहां पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर दिए गए हैं। पानीहाटी विधानसभा क्षेत्र भी इसी दौर में है जहां पर वोटिंग हो रही है। पानीहाटी विधानसभा क्षेत्र से रत्ना देवनाथ चुनाव लड़ रही हैं, जो आरजीकर की पीड़िता थी
उसकी वो मदर हैं, उसकी मां हैं रत्ना देवनाथ, और भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार के तौर पर वो चुनाव लड़ रही हैं। टीएमसी से तीर्थंकर घोष वहां से उम्मीदवार हैं। 3 बार से यहां से निर्मल घोष टीएमसी के जीतते रहे और इस बार उनका टिकट काट दिया टीएमसी ने और तीर्थंकर घोष को उम्मीदवार बनाया है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रत्ना देवनाथ यहां पर चुनाव मैदान में हैं उम्मीदवार। उधर दमदम उत्तर से वित्त मंत्री स्वतंत्र प्रभार चंद्रिमा भट्टाचार्य चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सौरभ सिकंदर हैं। सीपीआईएम की देवसिता धर चुनाव मैदान में हैं। ये पहले टीएमसी ने पिछले चुनाव में जीत दर्ज की थी। यहां से दमदम विधानसभा सीट से मौजूदा शिक्षा मंत्री व्रत्य बसु चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के अरिजीत बख्शी से उनका मुकाबला है। सीपीआईएम ने भी यहां पर अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। मयूख विश्वास चुनाव मैदान में हैं और 2011 से ही इस सीट पर टीएमसी का कब्जा बरकरार है। श्यामपुकुर से तृणमूल की शशि पांजा उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूर्णिमा चक्रवर्ती से उनका मुकाबला है। उधर बालीगंज सीट से ममता बनर्जी की सरकार में वरिष्ठ मंत्री शोभन देव चट्टोपाध्याय साउथ कोलकाता की बालीगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तृणमूल सरकार में कृषि मंत्री रहे चट्टोपाध्याय का मुकाबला बीजेपी की शत्रुपा से है और सीपीआईएम की उम्मीदवार आफरीन बेगम भी इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं। टॉलीगंज से टीएमसी के मंत्री अरूप विश्वास चुनाव लड़ रहे हैं। विश्वास ममता बनर्जी की सरकार में खेल मंत्री हैं और कोलकाता के में फुटबॉलर लियोनेल मेसी के एक इवेंट के दौरान हुई अफरा तफरी के लिए इन्हें आलोचनाओं का सभी सामना करना पड़ा था। बीजेपी की पापिया अधिकारी यहां से चुनाव मैदान में हैं और उन्हें कड़ी टक्कर दे रही हैं। कोलकाता पोस्ट विधानसभा क्षेत्र से कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर और पश्चिम बंगाल के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम चुनाव लड़ रहे हैं टीएमसी के उम्मीदवार के तौर पर और इनका मुकाबला बीजेपी के राकेश सिंह से है और यहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। भवानीपुर की सीट के बारे में आपको हमने बताया कि भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी चुनाव मैदान में हैं और यहाँ से शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी 2 जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं, नंदीग्राम और भवानीपुर। नंदीग्राम में पहले दौर में मतदान हो चुका है। 2021 में शुभेंदु अधिकारी टीएमसी छोड़कर जब बीजेपी में शामिल हुए थे तो बीजेपी ने नंदीग्राम से उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था ममता बनर्जी के खिलाफ और इन्होंने करीब 1700 वोटों के अंतर से ममता बनर्जी को हराया था और फिर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को बहुमत मिलने के बाद वो बाई इलेक्शन लड़ी थी भवानीपुर से और वहां से चुनाव जीती थी और इस बार भवानीपुर से चुनाव लड़ रही हैं। भवानीपुर से भी उनके खिलाफ शुभेंदु अधिकारी चुनाव मैदान में है। और चलिए अब लिए चल रहे उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर की ओर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई में राज्य के विकास की एक नई जो सीढ़ी है उसका उन्होंने उद्घाटन किया। गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया और कहा कि यूपी को मां गंगा का आशीर्वाद मिला है और अब इस उद्घाटन के बाद इस सड़क के शुरू होने के बाद कुछ ही घंटों में संगम और काशी में बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके वापस भी लौटा जा सकता है। एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है और इसका इंतजार ये यहाँ के लोग कर रहे थे। 12 जिलों से होकर ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा और प्रधानमंत्री ने वहाँ पर मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने प्रधानमंत्री की अगवानी की। प्रधानमंत्री से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया और प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने जो शिलान्यास किया था 2021 के दिसंबर में शाहजहांपुर में, आज इसका 5 साल से भी कम समय में बनकर तैयार हो गया है और अब इसका उद्घाटन हो रहा है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में भी बताया कि ये विकास का विजन है और इस एक्सप्रेसवे के जरिए विरासत का भी दर्शन होगा और उन्होंने कहा कि ये जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं इनके सरकार के दौरान नए बनते एक्सप्रेसवे विकसित होते भारत की हस्तरेखाएं हैं और ये हस्तरेखाएं भारत का जय घोष कर रही हैं। और साथ ही प्रधानमंत्री ने विपक्ष की भी आलोचना की और कहा कि नारी वंदन संशोधन बिल पर विपक्ष ने समर्थन नहीं दिया। अगर ये पास हो जाता तो 2029 में जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें 33% महिलाओं के लिए भी आरक्षण होता और वो चुनाव लड़ती और संसद और विधानसभाओं में भी पहुंचती।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के विकास और राजनीति पर इस दौरान बड़ा बयान दिया और कहा कि कभी पिछड़ा और बीमारू कहलाने वाला उत्तर प्रदेश आज $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम ने राज्य की युवा शक्ति और औद्योगिक संभावनाओं को इसकी सबसे बड़ी ताकत बताया और कहा कि नए उद्योगों और निवेश से यूपी को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा रहा है। साथ ही समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए पीएम ने आरोप लगाया कि उनके नेता संसद में प्रदेश का अपमान करने वालों का साथ देते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। साथियों, पहले यूपी को पिछड़ा और बीमारू प्रदेश कहा जाता था, वही उत्तर प्रदेश आज $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन इसके पीछे उतनी ही बड़ी तैयारी भी है, क्योंकि यूपी के पास इतनी असीम क्षमता है। देश की इतनी बड़ी युवा आबादी का पोटेंशियल यूपी के पास है। इस ताकत का इस्तेमाल हम यूपी को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए कर रहे हैं। यूपी में नए उद्योग और कारखाने लगेंगे। यहां जब बड़ी मात्रा में निवेश आएगा, तभी यहां आर्थिक प्रगति के दरवाजे खुलेंगे, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। भाइयों बहनों, इसी विजन को केंद्र में रखकर बीते वर्षों में लगातार काम हुआ है। आप सब खुद भी महसूस कर रहे हैं, जिस यूपी की पहचान पहले पलायन से होती थी, आज उसे इन्वेस्टर समिट और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए जाना जा रहा है। यूपी की इन्वेस्टर समिट में देश और दुनिया से कंपनियां आती हैं। यूपी में हजारों करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। आज अगर भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान यूपी का है। आज भारत जितने मोबाइल बना रहा है, उसमें आधे मोबाइल हमारे यूपी में बन रहे हैं। अभी कुछ ही हफ्ते पहले मैंने नोएडा में सेमीकंडक्टर प्लांट का शिलान्यास भी किया है। साथियों, आप सब जानते हैं एआई के इस दौर में सेमीकंडक्टर कितनी बड़ी फील्ड बनाती जा रही है। यूपी उसमें भी लीड लेने के लिए आगे बढ़ रहा है। भविष्य में असीम अवसरों वाला बहुत बड़ा क्षेत्र यूपी के लोगों के लिए खुल रहा है। साथियों, उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास आज भारत की सामरिक ताकत भी बन रहा है। आज देश के 2 डिफेंस कॉरिडोर में से एक यूपी में है। बड़ी बड़ी डिफेंस कंपनियां यहां अपनी फैक्ट्री लगा रही है। ये सपा वाले यहां से आपके वोट लेकर संसद जाते हैं और संसद में यूपी के लोगों को गाली देने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं। इसलिए यूपी के लोग कहते हैं समाजवादी पार्टी कभी सुधर नहीं सकती है। ये लोग हमेशा महिला विरोधी राजनीति ही करेंगे। ये हमेशा तुष्टीकरण और अपराधियों के साथ खड़े रहेंगे। सपा कभी भी परिवारवाद और जातिवाद से ऊपर उठ नहीं सकती। ये लोग हमेशा विकास विरोधी राजनीति करेंगे। यूपी को सपा और उसके सहयोगियों से सावधान रहना है। साथियों, आज देश एक ही संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत का संकल्प। इस संकल्प को पूरा करने में उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी भूमिका है। आप सब देख रहे हैं आज पूरी दुनिया कैसे युद्ध, अशांति और अस्थिरता में फंसी हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों में हालत खराब है, लेकिन भारत विकास के रास्ते पर उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। बाहर के दुश्मनों को यह पसंद नहीं आ रहा। भीतर बैठे कुछ लोग भी सत्ता की भूख में भारत को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे हैं। फिर भी हम न केवल सुरक्षित है, बल्कि विकास के नए नए कीर्तिमान भी गढ़ रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, जहां पर दूसरे चरण के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है और अभी तक जो पहले 6 घंटे का आंकड़ा आया है उसमें 60% से अधिक मतदान हुआ है। बम्पर मतदान चल रहा है। 142 सीटों पर 1448
उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला इस दौर में मतदाता कर रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवारों ने केंद्रीय सुरक्षा बलों पर शांति से चुनाव कराने का विश्वास जताया है और उन्होंने कहा है कि ममता सरकार जा रही है, भाजपा की सरकार आ रही है। विधानसभा की कुल 294 सीटों में से 142 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान हो रहा है और पश्चिम बंगाल की जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बम्पर वोटिंग की अपील भी की है। रिकॉर्ड संख्या में बाहर आएं और आगे आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण के लिए कोलकाता समेत विभिन्न क्षेत्रों से मतदान जारी है। बीजेपी प्रत्याशियों ने केंद्रीय सुरक्षा बलों पर शांति से चुनाव कराने का विश्वास जताया है और उन्होंने कहा है कि ममता सरकार जा रही है, भाजपा सरकार आ रही है। विधानसभा की कुल 294 सीटों में से दूसरे चरण में 142 सीटों पर मतदान हो रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की जनता से आह्वान किया है कि वे रिकॉर्ड संख्या में बाहर निकले और आगे आकर अपना मताधिकार का प्रयोग करें। वहीं दूसरे चरण के मतदान को लेकर बीजेपी नेताओं और उम्मीदवारों का कहना है कि मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखने को मिली, जो इस बात का संकेत है कि मतदाता पूरे जोश के साथ अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत अच्छा सिक्योरिटी है, बहुत स्मूथ प्रोसेस में पोलिंग हो रहे हैं। इस पोलिंग स्टेशन के बाद हम बोल सकते हैं और दूसरा जगह जाएंगे तो वो बता सकते हैं। तो अभी तक तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट्स में चल रहा है। क्या कहना चाहेगा? वोटिंग कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कीजिए। देखिए ना, सुबह सुबह सब लोग आ गए हैं। इस बार मतदान एकदम खास होगा। ये जितना भी कोशिश करें खेल खेलना, ये तो शर्म की बात है हम लोगों के लिए कि बंगाल का इलेक्शन विदाउट वायलेंस कोई सोच ही नहीं सकता है। अगर विदाउट वायलेंस हुआ तो इलेक्शन कमीशन को तो धन्यवाद शाम को देना ही पड़ेगा। अगर नहीं हुआ तो फिर पता नहीं इलेक्शन कमीशन किस लेवल में इस लड़ाई को। इस दूसरे चरण के मतदान के दौरान टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने नादिया विधानसभा में वोट डाला। इस दौरान मोइत्रा ई रिक्शे में सवार होकर मतदान केंद्र पहुंची। महुआ मोइत्रा ने मतदान को लेकर कहा कि इस चुनाव में लोकतंत्र की जीत होगी। देखिए, इस बार जो ये हम लोकतंत्र की बचाने की लड़ाई में लोग शामिल है। 27 लाख वोटर को काटा दिया गया है, तो और पहले 60 लाख। तो अब जो वोटर लिस्ट में जिनके नाम रह गए हैं वो डेफिनेटली सब 100% वोट देने आएंगे। इसीलिए वोटिंग परसेंटेज तो बहुत हाई होना ही है। इस बार हर लोग जो हैं वो सबको ही एक इंग्लिश में कहते हैं ना, रिवेंज वोटिंग, प्रतिशोध लेने का वोट दे रहे हैं। क्योंकि लास्ट 5 महीनों से केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ने जो मजाक किया है लोगों के साथ, लोकतंत्र के साथ, लोग उनका अच्छा कड़ी जवाब लोग देंगे और बल्कि पहले फेज़ में ऑलरेडी दे चुके हैं। तो आज वो होने वाला है। सो जो काम हमने शुरू किया था पहले फेज़ में, वो सेकंड फेज़ में खत्म होने वाला है। वहीं पानीहाटी सीट से बीजेपी उम्मीदवार और आरजे कर मेडिकल कॉलेज की पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ ने विश्वास जताया कि उन्हें न्याय मिलेगा और जनता उनका समर्थन करेगी। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। चुनावी प्रक्रिया की संवेदनशीलता को देखते हुए केंद्रीय बलों की तैनाती बढ़ाई गई है और हर मतदान केंद्र पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। चुनाव आयोग के मुताबिक संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की पहचान पहले ही कर ली गई थी। इन क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी प्रकार की हिंसा या गड़बड़ी को रोका जा सके। इसके अलावा मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग और सीसीटीवी कैमरों के जरिए लगातार निगरानी की जा रही है। मतदाताओं को बिना किसी डर के मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जहां लोग किसी भी तरह की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो पश्चिम बंगाल में दूसरे दौर का मतदान चल रहा है और भारी मतदान वहां पर देखने को मिल रहा है। पहले 6 घंटे यानी कि 1 बजे तक का जो आंकड़ा आया है उसमें 60.11% मतदान हुआ है और अभी भी मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। हर एक खबर आप तक हम पहुंचाएंगे पश्चिम बंगाल के चुनाव से जुड़ी, और इसके लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया
इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।